chief guest, Mr. Sanjay Sinha ji, who is here with us from Delhi. And संजय जी को कौन नहीं जानता है, आज तक तेज चैनल के हेड, ये सब आप ही की वजह से आप आज हम बहुत लकी फील कर रहे हैं दैट आज आप हमारे साथ हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी आपके बारे में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। तो जैसे आप बहुत रोचक हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आपका परिचय भी थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टाइल में ही देना चाहूँगी। लोग स्कूल कॉलेज जाकर बड़े होते हैं, संजय सिन्हा माँ की गोद में बड़े हुए हैं। एमए तक की पढ़ाई कर ली, पर नौकरी वाली परीक्षा में कभी नहीं बैठे। माँ यही सिखाती रही कि कुछ भी बनने से अधिक जरूरी है एक अच्छा इंसान बनना। कुछ करना था तो सर ने कहा चलो पत्रकार बन जाते हैं। 10 साल सर फिर जनसत्ता में रहे और उसके बाद जी न्यूज। कारगिल युद्ध हो, उड़ीसा का तूफान या गुजरात भूकंप, सभी की रिपोर्टिंग के सर हिस्से बने रहे। उसके बाद कुछ साल सर ने कहा चलो अमेरिका चलते हैं, वहां भी जाकर कुछ समय बिताते हैं। वहां गए तो सर ने ट्विन टावर पर जो हमला हुआ और कोलंबिया स्पेस शटल गिरने की दुर्घटना, ऐसी कई इंटरनेशनल कवर किया। लौट कर भारत देश आए और फिर तब से लेके अब तक आज तक न्यूज चैनल में सर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। गुजरात भूकंप पर सर ने एक उपन्यास लिख चुका है और उसका नाम है 6.9 रिक्टर स्केल। क्योंकि हम सब जानते हैं कि कहानियां सुनाना तो सर को बहुत पसंद है और इसीलिए सर की कहानियों की 8 किताबें भी छप चुकी हैं। उनके नाम बताऊं, रिश्ते, जिंदगी, समय, उम्मीद, शुक्रिया, अंजोरा, सितारा और रोशनी। और बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है ये बताते हुए कि सर की कई कहानियां जो हैं वो अब स्कूल की किताबों में भी पढ़ाई जा रही हैं। लिखने के अलावा सर को यात्रा करने का भी बहुत शौक है और कहानियां लिखकर सर फेसबुक पर अपना ही एक परिवार बना चुके हैं, संजय सिन्हा फेसबुक फैमिली, जिसका मैं भी एक हिस्सा हूं और बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूं उस परिवार का एक हिस्सा बनकर। और हर साल दुनिया भर से परिजनों को सर एक जगह इकट्ठा करते हैं, जुटाते हैं, खूब सारी उनसे बातें करते हैं और सर का मानना यही है कि जिंदगी कुछ और नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका सर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आप हमारे साथ हैं तो डेफिनेटली हमारे जो लोग हैं, हमारी ऑडियंस है, वो संजय सिन्हा की रिश्तों की कहानियां तो जरूर जानना चाहेंगी। और मेंटल हेल्थ पर अगर कोई रिश्तों की कहानी आप हमारे दर्शकों से साझा करें तो इस सेरेमनी को तो बिल्कुल 4 चांद लग जाएंगे। ओवर टू यू संजय सर। शुक्रिया आपका बहुत। और आपने तो परिचय नहीं दिया, मेरी पूरी कहानी ही सुना दी आपने। और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मैं बहुत दिल से आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि इस तरह का जो आयोजन आपने किया है, असल में इसकी बहुत ज़रूरत है और पूरी दुनिया को इसकी बहुत ज़रूरत है। मेरा अपना एक मानना है ये कि आने वाले समय में आदमी हेल्थ इशू जो हैं, जो शारीरिक बीमारियां हैं, उनका इलाज लोग ढूंढ लेंगे, काफ़ी हद तक सफल हो जाएंगे उसमें। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या आने वाली है, जिसको मैं अभी आपके सामने प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, वो ये है कि आदमी सबसे ज़्यादा मुश्किलों में घिरेगा तन्हाई की वजह से और मानसिक अवसाद की वजह से। तो अभी क्या है कि आदमी के पास सब कुछ है, खुशी नहीं है, उसके पास रिश्ते नहीं हैं और इस वजह से वो बहुत अवसाद में है, बहुत डिप्रेशन में है, तन्हाई में है। और आप अक्सर ऐसी खबरें सुनती होंगी, बहुत सारी खबरें हम आपको नहीं भी सुनाते हैं, क्योंकि मैं टेलीविज़न जर्नलिस्ट हूँ, एडिटर हूँ न्यूज़ चैनल में। तो हमारे पास बहुत सारी खबरें आती हैं और बहुत फ़िल्टर भी करके आपको दिखलाते हैं खबरें कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, बहुत बड़े-बड़े लोग जो है वो सुसाइड कर लेते हैं। अब उनके सुसाइड करने की कोई वजह नहीं है। कोई गरीब आदमी हो, भूखा आदमी हो, तो फिर भी मानिए कि उसकी कोई मजबूरी होगी। लेकिन जिसके पास ज़िंदगी में सब कुछ हासिल है, वो अगर आपके पास ऐसी खबरें आती हैं, अभी हाल-फिलहाल में कुछ सेलिब्रिटीज़ के बारे में आपने सुना है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, तो उसकी वजह यही है कि वो डिप्रेशन में है। और डिप्रेशन किस बात का? डिप्रेशन है उनके सामने में सबसे बड़ा अकेलापन का।
आदमी जब अकेला हो जाता है तो वो कई तरह की मुश्किलों में घिर जाता है। और हम लोग जॉइंट फैमिली में जब रहते थे तो इस तरह की मानसिक बीमारियों से हम कम गुजरते थे। लेकिन पता नहीं कैसे, कब और क्यों, किस सामाजिजिक पृष्ठभूमि के तहत ऐसा हुआ कि हम धीरे 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 एकल परिवार और एकल में भी अकेले होते चले गए। तो मैंने, जैसा कि आपने कहा कि मैं माँ की गोद में बड़ा हुआ हूँ, तो ये बात बिल्कुल सही है कि मैं माँ की गोद में बड़ा हुआ हूँ। और मेरी ज़िंदगी की बहुत सारी पढ़ाई कहानियों के माध्यम से हुई है। और जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी जो कहानियाँ होती हैं, वो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती हैं, अगर उनको हम ठीक से समझें तो। हम जो बचपन में स्कूल में भी पढ़ते हैं, उनका भी एक मकसद होता है हर कुछ पढ़ाए जाने का, और उसको पढ़ाने के पीछे एक भाव होता है हमें रिश्तों से जोड़ने का। और रिश्ते क्यों चाहिए? आदमी अकेला रह सकता है, आदमी तो अकेला दुनिया में आता है और अकेला दुनिया से चला जाता है, तो उसे रिश्ते क्यों चाहिए? उस मानसिक अवसाद से बचने के लिए। अब मैं आपसे थोड़ी-सी गंभीर बात कहने जा रहा हूँ। ये पिछले कुछ दशक में ऐसा मैंने महसूस किया है, आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि मानवीय मूल्य जो है, उनके ऊपर आर्थिक मूल्य हावी हो गए हैं। मतलब कि पैसा कमाना सबसे बड़ी बात हो गई है, बड़ी नौकरी करना सबसे कामयाबी का राज मान लिया गया है। तो जो आपने कहा कि संजय सिन्हा जब अपनी माँ से पूछते थे कि माँ, मैं बड़ा होकर क्या बनूँगा? तो मेरी माँ कभी नहीं कहती थी कि तुम डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, तुम आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे। वो हमेशा इस बात पर फ़ोकस करती थी कि बेटा, तुम एक अच्छे आदमी बनना। और अच्छा आदमी बनने का मतलब क्या होता है? ये एक प्रोसेस है लाइफ़ का। आपको पूरी ज़िंदगी अच्छा बने रहना पड़ता है। ये नहीं हो सकता कि आप एक दिन अच्छे हैं और दूसरे दिन बुरे हो जाएँ। और आप ज़िंदगी की जितनी भी कहानियाँ आप लोग सुनेंगे, आप उस कहानी का अगर मर्म निकालेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही बात सामने आएगी कि हर बार आप देखते हैं ना, हिंदी फ़िल्में देखती होंगी, इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं आप लोग, नॉवेल्स पढ़ते हैं हम लोग, तो रामायण महाभारत पढ़ते हैं, तो हर चीज़ का निष्कर्ष जो निकल कर आता है वो यही आता है कि अच्छाई की जीत होती है और बुराई की हार हो जाती है। तो मैं अपनी माँ की कहानियों से बहुत प्रभावित रहा और माँ की कहानियों से मैंने ज़िंदगी का बहुत पाठ सीखा। और मैं इस बात को समझ पाया कि ज़िंदगी में अगर आपके पास रिश्ते नहीं हैं, अगर आप अकेले हैं, कोई आपका अपना नहीं है, आप किसी के नहीं हैं, तो आप अवसाद में रहेंगे, चाहे आपके पास सब कुछ हो। आप देखिए कि सब कुछ है ज़िंदगी में, घर है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, मगर क्या रिश्ते नहीं हैं। तो बड़ा एक डायलॉग भी आपको याद आ गया होगा इस वाले मेरे ऐसा कहने से कि मेरे पास माँ है। माँ का मतलब कि आपके पास रिश्ते हैं। और मैं जैसा कि आपने कहा कि मैं कहानियों के माध्यम से ज़िंदगी का संदेश देता हूँ। और ये सच है कि पिछले 7 वर्षों से हर रोज़ बिना नागा, हर रोज़ मैं रिश्तों की कहानियाँ सुनाता हूँ, फ़ेसबुक पर लिखता हूँ, टीवी पर दिखलाता हूँ और मैं लोगों को जोड़ने का काम करता हूँ। तो मेरे लिए कामयाबी जो है वो यही है कि हम हर पल खुश रहें। और आपने अभी रिक्वेस्ट किया कि ऐसा आपने चाहा कि मैं कहानी भी सुना दूँ, तो मेरे पास तो कहानियों का अद्भुत भंडार है। और कुछ कहानियाँ माँ की सुनाई हुई हैं और कुछ कहानियाँ मैंने खुद से सीखी हैं। और मैं कहता हूँ कि कहानियाँ सबसे बड़ा सोर्स है, स्रोत है, माध्यम है आपको अवसाद, डिप्रेशन से बचाने के लिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उन कहानियों को सुनें, उनके मर्म को समझें और उसके ज़रिए हम ये जान पाएँ कि आदमी की ज़िंदगी में नैतिकता की क्या अहमियत है, आदमी की ज़िंदगी में रिश्तों की क्या अहमियत है, तो आप डिप्रेशन में नहीं जाएँगे कभी भी। मैं आपको एक बहुत सच्ची कहानी सुना रहा हूँ और आप इस कहानी को सुनकर समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक छोटी-सी बात से किसी की ज़िंदगी से तन्हाई कैसे दूर हो जाती है, किसी की ज़िंदगी से डिप्रेशन कैसे दूर दूर हो जाता है, अवसाद कैसे दूर हो जाता है, मन का जो अ, मन की जो ग्रंथि है वो कैसे मिट जाती है। तो मैं आपको कहानी सुनाता हूँ और बिल्कुल अपने वाले ओरिजिनल स्टाइल में। कहानियाँ मुझे याद रहती हैं, जैसे मैं टीवी पर सुनाता हूँ, बिल्कुल आपको वैसे ही सुनाऊँगा। आपको लगेगा कि मैं टीवी पर ही कहानी सुना रहा हूँ, पर कहानी बहुत ध्यान से सुनिएगा। और मेरा रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को आप लोग यहाँ सुन रहे हैं, ये तो चलिए आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से है, लेट नाइट है, अपने-अपने घर में अपने-अपने बच्चों को ज़रूर सुनाइएगा, क्योंकि उनको बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों की। तो मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। बात बहुत पुरानी है, 8-10 साल पहले की या शायद उससे भी ज़्यादा। मैं अपने एक मित्र का पासपोर्ट बनवाने के लिए दिल्ली के पासपोर्ट ऑफ़िस में गया था। आपको याद होगा कि उन दिनों इंटरनेट नहीं था, आपको पता है ना कि उन दिनों 15 साल पहले इंटरनेट के थ्रू फॉर्म नहीं भरते थे। तो उन दिनों इंटरनेट का
ज़माना नहीं था, इंटरनेट से फॉर्म भरने की सुविधा नहीं थी और पासपोर्ट ऑफिस में दलालों का बोलबाला था। खुलेआम दलाल पैसे लेकर पासपोर्ट के फॉर्म बेचने से लेकर उसे भरवाने के लिए, जमा करवाने के लिए और पासपोर्ट बनवाने का काम करते थे। मेरे मित्र को किसी कारण पासपोर्ट की बहुत जल्दी थी, लेकिन दलालों के दलदल में फंसना वो चाहते नहीं थे। हम पासपोर्ट ऑफिस पहुंचे, वहां लाइन में लगकर हमने पासपोर्ट का तत्काल फॉर्म भी ले लिया, पूरा फॉर्म हमने भर लिया। इस चक्कर में कई घंटे निकल गए और अब हमें किसी तरह पासपोर्ट की फीस जमा करानी थी। हम लाइन में खड़े हुए, लेकिन जैसे ही हमारा नंबर आया, जो टिकट पर जो वो काउंटर में जो बाबू बैठा हुआ था, उसने खिड़की बंद कर दी। बाबू मतलब क्लर्क। और उसने कहा कि समय खत्म हो चुका है, अब आप कल आइएगा। मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत मिन्नतें की। मैंने कहा कि आज पूरा दिन हमारा खर्च हो गया है और अब बस केवल फीस जमा कराने की बात रह गई है, तो कृपया आप फीस ले लीजिए। लेकिन वो क्लर्क जो था, बाबू जो था, वो बिगड़ गया और कहने लगा, आपने पूरा दिन खर्च कर दिया तो उसके लिए वो जिम्मेदार है क्या? अरे सरकार से कहिए कि ज़्यादा लोगों को बहाल करे, मैं तो सुबह से अपना काम ही कर रहा हूँ। मैंने उससे बहुत अनुरोध किया पर वो नहीं माना। उसने कहा कि बस 2 बजे का समय था, 2 बज गए हैं घड़ी में, अब कुछ नहीं हो सकता है। मैं समझ रहा था कि सुबह से दलालों का काम वो कर रहा था, लेकिन जैसे ही बिना दलाल वाला काम आया, उसने बहाने बनाने शुरू कर दिए हैं। पर मैं भी अड़ा हुआ था। मैं अड़ा हुआ था कि बिना अपने पद का इस्तेमाल किए, बिना ऊपर से पैसे खिलाए हुए इस काम को अंजाम देना है। मैं ये भी समझ गया था कि अब कल अगर आ गए तो कल का भी पूरा दिन निकल जाएगा, क्योंकि दलाल हर खिड़की को घेर कर खड़े रहते हैं और आम आदमी वहां पर पहुंचने में बिलबिला उठता है। खैर, मेरा मित्र बहुत मायूस हुआ और उसने कहा कि संजय चलो, अब हम कल फिर आएंगे। मैंने उसे रोका। मैंने उससे कहा कि रुको, एक और कोशिश करता हूँ। वो क्लर्क, वो बाबू अपना थैला लेकर उठ चुका था। मैंने उससे कुछ कहा नहीं, बस चुपचाप उसके पीछे पीछे हो लिया। वो उसी दफ्तर में तीसरी या चौथी मंजिल पर जो कैंटीन थी ऑफिस की, उस कैंटीन में गया और वहां उसने अपने थैले से लंच बॉक्स को निकाला और धीरे धीरे अकेला खाने लगा। मैं उसके सामने की बेंच पर बैठ गया। उसने मेरी ओर देखा और बहुत बुरा सा मुंह बनाया। मैं उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। उससे मैंने पूछा कि रोज खाना घर से लाते हो क्या? उसने बहुत अनमने ढंग से कहा कि हाँ, रोज घर से लाता हूँ। मैंने कहा तुम्हारे पास तो बहुत काम है, रोज बहुत से नए नए लोगों से तुम मिलते हो। वो पता नहीं क्या समझा और वो मुझसे कहने लगा कि हाँ हाँ, मैं तो एक से बढ़कर एक बड़े अधिकारियों से मिलता हूँ। कई आईएएस मेरे पास आते हैं, आईपीएस आते हैं, एमएलएस आते हैं और पता नहीं कौन कौन रोज आते हैं। मेरी कुर्सी के सामने बड़े बड़े लोग इंतजार करते हैं। मैंने बहुत गौर से देखा कि ऐसा कहते हुए उसके चेहरे पर एक अहंकार का भाव था, ईगो का भाव था। मैं चुपचाप उसे सुनता रहा। फिर मैंने उससे धीरे से पूछा कि एक रोटी तुम्हारी प्लेट से मैं भी खा लूं? अब वो समझ नहीं पाया कि ये आदमी क्या कह रहा है। उसने बहुत अनमने से हाँ में से सिर हिला दिया। मैंने एक रोटी उसकी प्लेट से उठा ली और सब्जी के साथ खाने लगा। वो चुपचाप मुझे देखता रहा। मैंने उसके खाने की तारीफ की और कहा कि तुम्हारी पत्नी बहुत स्वादिष्ट खाना पकाती है। वो चुप रहा। फिर मैंने उसे कुरेदा। मैंने कहा कि तुम बहुत महत्वपूर्ण सीट पर बैठते हो, बड़े बड़े लोग तुम्हारे पास आते हैं, तो क्या तुम अपनी कुर्सी की इज्जत करते हो? अब वो चौंका। उसने मेरी ओर देखकर पूछा, इज्जत? इसका क्या मतलब हुआ? मैंने कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हें इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली हुई है। तुम न जाने कितने बड़े बड़े अफसरों से डील करते हो, लेकिन तुम अपने पद की इज्जत नहीं करते हो। उसने मुझसे पूछा कि ऐसा कैसे कहा आपने? मैंने कहा कि जो काम तुम्हें दिया गया है, तुम उसकी अगर इज्जत करते तो इस तरह रूखे व्यवहार वाले नहीं होते। देखो, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, तुम दफ्तर की कैंटीन में अकेले खाना खाते हो, अपनी कुर्सी पर भी मायूस होकर बैठे रहते हो, लोगों का होता हुआ काम
पूरा करने की जगह तुम अटकाने की कोशिश करते हो। मान लो कोई एकदम 2 बजे तुम्हारे काउंटर पर पहुंचा, तो तुमने इस बात का लिहाज नहीं किया कि वो सुबह से लाइन में खड़ा रहा होगा और तुमने फटाक से खिड़की बंद कर दी। जब मैंने तुमसे अनुरोध किया तो तुमने कहा कि सरकार से कहो कि ज्यादा लोगों को बहाल करे। मान लो मैं सरकार से कहकर और लोग बहाल करा लूं, तो तुम्हारी अहमियत घट नहीं जाएगी। हो हो सकता है कि तुमसे ये वाला काम छीन लिया जाए। फिर तुम कैसे आईएएस, आईपीएस और एमएलए से मिलोगे? भगवान ने तुम्हें मौका दिया है रिश्ते बनाने के लिए, लेकिन अपना दुर्भाग्य देखो, तुम इसका लाभ उठाने की जगह रिश्ते बिगाड़ रहे हो। मेरा क्या है, मैं कल भी आ जाऊंगा, परसों भी आ जाऊंगा। ऐसा तो है नहीं कि आज मेरा काम नहीं हुआ तो मेरा काम जिंदगी में कभी होगा ही नहीं। तुम नहीं करोगे, कोई और कर देगा, कल कर देगा। पर तुम्हारे पास मौका था किसी को एहसानमंद बनाने का, तुम उससे चूक गए। वो खाना छोड़कर मेरी बातें सुनने लगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। वो खाना छोड़कर मेरी बातें सुनने लगा और कहा, उसने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कि तुम पैसे तो बहुत कमा लोगे, लेकिन क्या करोगे इन पैसों का? अगर अपना व्यवहार ठीक नहीं रखोगे तो तुम्हारे घर वाले भी तुमसे दुखी रहेंगे। कोई यार दोस्त तो है नहीं तुम्हारे, तो मैं देख ही चुका हूँ। मुझे देखो, अपने दफ्तर में कभी अकेला खाना नहीं खाता हूँ। यहाँ भी भूख लगी है तो तुम्हारे साथ खाना खाने चला आया। अरे अकेला खाना खाना भी कोई जिंदगी है क्या? मेरी बात सुनकर वो बिल्कुल रुआंसा हो गया। उसने कहा, साहब आपने बात बहुत सही कही है। मैं अकेला हूँ। पत्नी झगड़ा करके मायके चली गई है। बच्चे मुझे पसंद नहीं करते। माँ है, वो ज्यादा बात नहीं करती। सुबह 4-5 रोटी बनाकर दे देती है और मैं तन्हा खाना खाता हूँ। रात में घर जाने का मन ही नहीं करता है। समझ में नहीं आता कि गड़बड़ी कहाँ हो रही है। मैंने बहुत हौले से कहा कि खुद को लोगों से जोड़ो, किसी की मदद कर सकते हो तो मदद करो। देखो, मैं यहाँ अपने दोस्त के पासपोर्ट के लिए आया हूँ। मेरे पास तो पासपोर्ट है। मैंने दोस्त की खातिर तुमसे मिन्नतें की हैं, निस्वार्थ भाव से की है। इसलिए मेरे पास दोस्त हैं, तुम्हारे पास दोस्त नहीं है। क्योंकि तुम्हारे पास दोस्त नहीं है इसलिए तुम डिप्रेशन में हो। वो उठा और उसने मुझसे कहा कि साहब आप मेरी खिड़की पर पहुंचो, मैं आज ही फॉर्म जमा करूंगा। मैं नीचे गया, उसने फॉर्म जमा कर लिया, फीस ले ली और 1 हफ्ते के बाद पासपोर्ट भी बन गया। उस क्लर्क ने मुझसे मेरा नंबर मांगा था, मैंने अपना मोबाइल नंबर उसे दे दिया था और चला आया था। बहुत साल के बाद, वो दिवाली का समय था, मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आए और मैंने करीब-करीब सारे नंबर उस दिन उठाए थे। सबको हैप्पी दिवाली मैंने कहा था। उसी में से एक फ़ोन आया कि मैं रविंद्र कुमार चौधरी बोल रहा हूँ साहब। मैं एकदम से पहचान नहीं सका। उसने कहा, कई साल पहले आप पासपोर्ट के ऑफिस में आए थे और अपने दोस्त के पासपोर्ट के लिए आए थे और आपने मेरे साथ रोटी खाई थी। मैंने कहा था कि मैं आपका काम कर दूंगा और आपने मुझसे कहा था कि पैसे कमाने की जगह रिश्ते कमाओ। मुझे एकदम से याद आ गया। मैंने कहा, हाँ 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 चौधरी साहब कैसे हैं आप? उसने बहुत खुश होकर कहा, साहब आप उस दिन चले गए। फिर मैं बहुत सोचता रहा। मुझे लगा पैसे तो सचमुच बहुत लोग दे जाते हैं, लेकिन साथ खाना खाने वाला कोई नहीं मिलता। सब अपने में बहुत व्यस्त हैं। साहब अगले दिन मैं अपने पत्नी के मायके गया, बहुत मिन्नत करके उसे घर ले आया। वो मान ही नहीं रही थी। वो खाना खाने बैठी थी तो मैंने उसकी प्लेट से एक रोटी उठा ली थी और कहा था कि तुम साथ खिलाओगी क्या? साहब वो रोने लगी। वो मेरे साथ चली आई, बच्चे भी साथ चले आए। साहब अब मैं पैसे नहीं कमाता, अब मैं रिश्ते कमाता हूँ। पहले मैं खुश नहीं रहता था, अब मैं खुश रहता हूँ। मैं लोगों के काम आता हूँ। साहब आज आपको हैप्पी दिवाली बोलने के लिए फ़ोन किया है। अगले महीने बिटिया की शादी है, आपको आना है। अपना पता भेज दीजिएगा। मैं और मेरी पत्नी आपके पास आएंगे। मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा था कि पासपोर्ट के दफ्तर में रिश्ते कमाना कहाँ से सीखे, तो मैंने पूरी कहानी उसे बताई थी।
साहब आप किसी से मिले नहीं, लेकिन मेरे घर में आपने एक रिश्ता जोड़ लिया है। सब आपको जानते हैं और बहुत दिनों से मैं फ़ोन करना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी। आज दिवाली का मौका था तो मैं बहुत हिम्मत करके आपको फ़ोन कर रहा हूँ। शादी में आपको आना है साहब, बिटिया को आशीर्वाद देने भी आना है। रिश्ता जोड़ा है साहब आपने। और वो रोने लगा। वो कह रहा था कि साहब मुझे यकीन है कि आप आएँगे। यकीन कीजिए मैं सुनता जा रहा था और सोचा नहीं था कि सचमुच उसकी ज़िंदगी में पैसों पर रिश्ता भारी पड़ जाएगा। लेकिन मेरा सोचा हुआ सच साबित हुआ था कि आदमी भावनाओं से संचालित होता है, कारणों से तो मशीनें चला करती हैं। तो ये कहानी थी बहुत छोटी-सी। शुक्रिया आपको। आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना। आपको लंबी भी लगी हुई कहानी, मगर इस कहानी के माध्यम से मैंने ये बताना चाहा आपको कि जब आदमी अपने रिश्तों को इम्पोर्टेंस नहीं देता है, महत्व नहीं देता है, तो फिर धीरे-धीरे तन्हाई उसका पीछा करने लगती है। आदमी एक वक़्त के बाद बिल्कुल अकेला हो जाता है और अकेलापन डिप्रेशन को जन्म देता है। तो आपकी जो ये कोशिश है, आप लोग जो ये कोशिश कर रही हैं आज, ये बहुत बड़ी कोशिश है और मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया में इस वक़्त की सबसे बड़ी ज़रूरत यही है कि लोगों को हम तन्हाई से दूर कर पाएँ। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? वी आर सो मेस्मराइज्ड। हम तो रिश्तों में ही डूब गए। अब आपने भी हमसे एक अनोखा रिश्ता जोड़ ही लिया, क्योंकि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस स्क्रीन में 4 लोग हैं, जो सिर्फ 2 लोग हैं जो फेस टू फेस एक दूसरे को जानते हैं। हम 3 ऑर्गेनाइजर्स थे। हम डॉक्टर निवृत्ति मिश्रा से मैं तो नहीं मिली हूँ, मेरे ख्याल से सोनम भी शायद नहीं मिली है। तो रिश्ते तो सर ऐसे भी जन्म ले सकते हैं। ये रिश्तों का ही कारवां है। इस पूरे जर्नी के दौरान इससे जितने लोग जुड़े, बहुत कम लोग फेस टू फेस एक दूसरे को जानते हैं। सब डिजिटल माध्यम से जुड़े, ट्रेनिंग के माध्यम से जुड़े। कुछ एक कड़ी थी जो कॉमन थी। सिर्फ एक होता है सोल रिलेशन, एक होता है इंटेंशनल रिलेशन। इसमें कुछ था ही नहीं। इसमें सिर्फ प्योरिटी थी, डिविनिटी थी, सेरेनिटी थी और एक सोच ऐसी थी कि अब समय आ गया है कि हम लोग सब मिलकर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ आगे बढ़ें, जहां तक जा सकते हैं पहुंचने की कोशिश करें। जैसा कि सभी लोग कहते हैं, माना कि अंधेरा घना है, लेकिन अपने हिस्से का दिया जलाना बिल्कुल मना नहीं है। हमने इस छोटे से कार्यक्रम के साथ छोटे छोटे दिए जलाए और इस पूरे कार्यक्रम को अगर इस मूर्त रूप में हमारे सामने या आप सबके सामने किसी ने प्रस्तुत किया है, तो वो है भारत का युवा। बहुत सही बात। 40 से 45 बच्चों ने जो काम किया है सर दिन रात, हमारे पास शब्द नहीं है। हम भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कई बार खुशी के मारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन शब्दों में बयां नहीं कर सकते। सभी भावनाओं को ईश्वर ने शब्द भी नहीं दिए हैं। कुछ ऐसी बातें होती है जो मूक भाषा में भी एक दूसरे से संप्रेषित हो जाती हैं। तो कुछ ऐसा ही है। हम आपसे भी चाहेंगे कि हमारे बच्चों के लिए आखिरी में जाने से दुआ और आशीर्वाद और प्रार्थना जरूर करें कि वो उनका ये धैर्य, उनका जो संयम, क्योंकि इस पूरे को ले जाने के पीछे बहुत स्पीकर्स को कोऑर्डिनेट करना, उनके सर मेरे क्यूरियोसिटी से क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछिए। या क्या हुआ? हाँ कोई क्वेश्चन पूछा था? हाँ सोनम ही है, मैं पूछ रही। पूछूं? सोनम जी पूछिए। सब एक्साइटेड हैं। हाँ पूछो। योर आवाज नहीं आ रही है। सोनम जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। चैट पे टाइप कर दो, क्योंकि प्रश्न का जवाब जरूर लेना। प्रश्नों के साथ घर नहीं जाया जाता। नहीं आप बाद में फोन करके भी मुझसे प्रश्न पूछ सकती हैं। वेरी गुड। मैडम आपने एक बात कही कि आप आज के युवा, मैं आपके माध्यम से ये संदेश उन तक ज़रूर पहुंचाना चाहता हूं, आज के जो युवा पीढ़ी है, कि उनको संदेश ज़रूर दीजिएगा कि सब लोग अच्छा बने बस। बाकी डॉक्टर इंजीनियर तो हम बन जाते हैं,
हम कुछ भी बिजनेसमैन बन जाते हैं, उनको ये जरूर बताइए कि पैसा कितना कमाया। उससे बहुत ज्यादा जरूरी है ये जानना कि पैसा कैसे कमाया, मतलब सोर्स क्या था पैसे का, आपने जो कुछ भी अर्जित किया। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, हम सब लोग वर्क को इतना ग्लोरीफाई कर देते हैं। जब आप ये बात कह रही हैं कि वो लड़के बच्चे जो है जो 24-24 घंटे काम किए, यस ऑफ कोर्स करना चाहिए, लेकिन जिंदगी जीनी चाहिए। जिंदगी जीने की तैयारी में जिंदगी खर्च नहीं करनी चाहिए। और हम सभी लोग अपनी जिंदगी को जीने की प्लानिंग में जिंदगी खर्च कर देते हैं बिना ये सोचे हुए कि हमारी जिंदगी से क्या निकल गया। अगर आपके पास 5 मिनट का वक्त हो तो एक और छोटी सी कहानी आपको सुना सकता हूँ, या फिर अगर नहीं समय हो तो बाद में सुना सकता हूँ। नहीं सर, समय ही समय है। आप तो 5 मिनट तो सर 5 मिनट के लिए आप एक कहानी सुनिएगा, ये आप लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई कहानी है, इसलिए मैं सुनाना चाहता हूँ इस कहानी को। थोड़ा संक्षेप में सुना दूंगा, लेकिन चूंकि मैंने जैसा लिखा है तो कहानियाँ चूंकि मुझे याद है पूरी अच्छे से, तो मैं आपको उस कहानी को सुनाता हूँ। और बहुत ज़रूरी कहानी है ये। कहानी का मैंने नाम रखा था मुट्ठी में रेत। कल मैं दफ्तर से जल्दी घर चला आया था। आमतौर पर रात में 10 बजे के बाद आता हूँ, जर्नलिस्ट हूँ ना, तो जर्नलिस्ट लोग देर से आते हैं, पर कल मैं 8 बजे ही चला आया। सोचा था घर जाकर थोड़ी देर पत्नी से बातें करूंगा, फिर कहूंगा कि कहीं बाहर खाना खाने के लिए चलते हैं। बहुत साल पहले जब हमारी सैलरी कम थी तो हम ऐसा करते थे, लेकिन घर आया तो पत्नी उस दिन टीवी देख रही थी। मुझे लगा कि जब तक ये वाला सीरियल वो देख रही है, मैं कंप्यूटर पर कुछ मेल चेक कर लेता हूँ। मैं मेल चेक करने लगा, तभी दफ्तर से फोन आ गया कि इस खबर का क्या करूं संजय जी, उस खबर का क्या करूं। तो मैं उसमें उलझता चला गया, मतलब अपने काम में उलझता चला गया। और कुछ देर बाद पत्नी चाय लेकर आई तो मैं चाय पीता हुआ दफ्तर के काम को करने लगा। सर मैं पूछना चाह रही थी क्यूरोसिटी से कि सर आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, आ रही है। आवाज आ रही है जी। सर आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। हेलो सर, अब आ रही है? अभी क्लियर है? सर आपको आवाज टेलीविजन की भाषा में ना ऐसे मतलब बोलते रहिए और ऐसे सुन अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही है, बोलो। सर अब आ रही है? आ रही है। हेलो आप सोनम जी माइक निकाल दीजिए बाहर। हाँ, आप माइक बाहर निकालिए और फोन से भी माइक को बाहर निकाल दीजिए। फोन को, क्योंकि जब तक फोन में माइक लगा रहेगा तो ऑडियो बाहर नहीं आएगा। बाहर निकालिए पूरा। और आप फोन पे हैं या लैपटॉप पे हैं? लैपटॉप पर है। हाँ, तो आप उस लैपटॉप के माइक को यूज कीजिए ना। अब तो साइन लैंग्वेज हो गई सर। हम लोग काम करते हैं उन बच्चों के साथ भी। हाँ बोलिए। उन बच्चों के साथ मैंने भी थोड़ा काम किया, काफी काम किया है। और एक बार मैं उन बच्चों के स्कूल में गया था तो मैंने उनसे ये कहा था कि एक्चुअली वो जो साइन लैंग्वेज सीखते हैं ना आपस में बात करने के लिए, तो हमें ये लैंग्वेज सीखनी चाहिए ताकि हम उनसे कम्युनिकेट कर पाए। वरना उनका एक संसार अलग है, मेरा संसार अलग है। तो अगर हमें ये कंपल्सरी कर दें कि हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत और जर्मन सीखने के साथ साथ उनकी साइन लैंग्वेज भी हमें सिखाई जाए, तो हम उनके संसार से जुड़ पाएंगे। नहीं तो आपस में तो कम्युनिकेट करते हैं वो, लेकिन हम उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो ये मैंने एक बहुत अच्छा प्रस्ताव दिया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी दिया था, पता नहीं उन लोगों ने क्या किया। बट मेरा ये प्रस्ताव था कि स्कूल में सभी को, जो लोग दिव्यांग नहीं है, जो लोग बोल सुन सकते हैं, उनको भी साइन लैंग्वेज सिखाई जानी चाहिए। सोनम जी आप कुछ पूछ रही थी, पूछिए ना। इसीलिए मैंने कहा था कि फोन का इस्तेमाल कीजिएगा, लैपटॉप मत कीजिएगा। देखिए मेरा फोन टकाटक चल रहा है। नहीं आ रही है आवाज। मेरे ख्याल से आप कुछ कहना चाहेंगी? जी, मैं कह रही थी कि आपकी कहानी बीच में रह गई थी और सोनम का ऑडियो वीडियो के चक्कर में, तो हम अब मुझे ये भी नहीं पता कि सोनम को सुनाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। मेरी कहानी बीच में रह गई थी, मैं फटाफट कहानी सुनाता हूँ, लेकिन सोनम जी फिर बीच में आएंगी तो मैं उनकी बात सुनने लगूंगा। तो मैं उस दिन मैंने बताया ना कि मैं घर कहानियां कई बार बीच में रोक भी देनी चाहिए। तो मैं तो माँ से भी कहानी सुनता था ना, तो बीच में कहानी रोक देती थी माँ, फिर कुछ और काम करती थी। फिर मैं पीछे पीछे पल्लू पकड़ के घूमता था कि माँ फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो आपने भी वैसे ही पूछा है कि फिर क्या हुआ।
एक ही कैटेगरी के हैं मैंने सब। मैंने बताया कि मैं उस दिन ऑफिस से घर आया और मेरे मन में था कि मैं पत्नी के साथ थोड़ा घूमूंगा फिरूंगा, नीचे टहल लूंगा थोड़ा सा, मतलब कहीं पे, या बाहर खाना खा लूंगा। और जब आया तो पत्नी जो है सो टीवी देख रही थी और मैं मेल देखने लगा, उसमें देर हो गई। तो अब पत्नी के मन में था कि मतलब हम साथ में चलेंगे, और मेरे मन में था कि साथ बैठकर हम बातें करेंगे, फिर खाना खाने बाहर जाऊंगा। पर कब 8 से 11 बज गया पता ही नहीं चला, मतलब कब रात के 8 से 11 बज गए पता ही नहीं चला। पत्नी ने वहीं टेबल पर खाना लगा दिया था, मैं चुपचाप खाना खाने लगा। खाना खाते हुए मैंने कहा कि खाना खाकर हम नीचे टहलने चलेंगे, तब मैं 3rd फ्लोर पे रहता था, तो नीचे टहलने चलेंगे। पत्नी इतने से भी बहुत खुश हो गई। हम खाना खाते रहे। इस बीच टीवी चैनल पर एक बहुत बढ़िया सीरियल आ रहा था, मेरी पसंद का सीरियल, तो मैं उसे देखने लगा और खाना खाते-खाते सीरियल में डूब गया। सीरियल देखते हुए मैं इतना डूबा कि मैं वही सोफे पर सो गया, और जब नींद खुली तो आधी रात हो चुकी थी। मुझे बहुत अफ़सोस हुआ। मेरे को अफ़सोस इस बात का हुआ, मतलब मैं मन में सोच रहा कि मैं घर आया था जल्दी, कि मैं जल्दी आने का फ़ायदा उठाऊँगा, पत्नी के साथ कुछ समय बिताऊँगा, पर यहाँ तो शाम क्या आधी रात निकल गई। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है ज़िंदगी में। हम सोचते कुछ हैं, होता कुछ है। होता हम सोचते हैं कि एक दिन हम जी लेंगे, लेकिन हम कभी नहीं जीते। हम सोचते हैं कि एक दिन ये कर लेंगे, पर हम कभी नहीं कर पाते। आधी रात को मैं सोफे से उठा, हाथ मुंह धोकर बिस्तर पर आया तो देखा कि पत्नी सारा दिन काम करके थकी हुई थी और सो गई थी। मैं चुपचाप बेडरूम में बैठ गया और सोचने लगा। 25 साल पहले इस लड़की से मैं पहली बार मिला था, पीले रंग के लहंगे में। पीले रंग के लहंगे में वो मुझे मिली थी। फिर मैंने उसी से शादी की। मैंने वादा किया था कि सुख में, दुख में, ज़िंदगी के हर मोड़ पर मैं उसके साथ रहूँगा। पर ये कैसा साथ है? मैं सुबह जागता हूँ, अपने काम में व्यस्त हो जाता हूँ, वो सुबह जागती है, मेरे लिए चाय बनाती है, चाय पीकर फिर मैं कंप्यूटर के संसार से जुड़ जाता हूँ और वो मेरे लिए नाश्ते की तैयारी करती है। फिर हम दोनों दफ्तर के काम में लग जाते हैं। मैं दफ्तर के लिए तैयार होता हूँ, वो मेरे लिए लंच का इंतज़ाम करती है। फिर हम दोनों भविष्य के काम में लग जाते हैं। मैं एक बार दफ्तर चला जाता हूँ तो इसी बात में अपनी शान समझता हूँ कि मेरे बिना मेरा दफ्तर चलेगा ही नहीं। वो अपना काम करके डिनर की तैयारी करती है। देर रात मैं घर आता हूँ और खाना खाते हुए निढाल हो जाता हूँ। एक पूरा दिन खर्च हो जाता है जीने की तैयारी में। वो पीले लहंगे वाली लड़की मुझसे कभी शिकायत नहीं करती। क्यों नहीं करती मैं नहीं जानता, पर मुझे खुद से शिकायत है। आदमी जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता है उसकी सबसे कम परवाह करता है। क्यों? मुझे याद है कि पिताजी भी दफ्तर जाते थे, माँ भी खाना पकाती थी, पर तब समय हुआ करता था। सबके पास एक दूसरे के लिए समय हुआ करता था। लोग एक दूसरे से बातें करते थे, लोग एक दूसरे के बारे में सोचते थे, लोग पर्व त्योहार पर एक दूसरे के घर जाते थे। पर अब तो लगता है जैसे किसी ने समय चुरा लिया। सब कुछ है, समय नहीं। कई दफा लगता है कि हम खुद के लिए अब काम नहीं करते। हम किसी अज्ञात भय से लड़ने के लिए काम करते हैं। हम जीने के पीछे जिंदगी बर्बाद करते हैं। कल से मैं सोच रहा हूँ कि वो कौन सा दिन होगा जब हम जीना शुरू करेंगे। क्या हम गाड़ी, टीवी, फोन, कंप्यूटर, कपड़े खरीदने के लिए जी रहे हैं? मैं तो सोच ही रहा हूँ। आप भी सोचिए। आप भी सोचिए कि जिंदगी बहुत छोटी होती है, उसे यूं जाया मत कीजिए। अपने प्यार को पहचानिए, उसके साथ समय बिताइए। अग्नि के फेरे लेते हुए जिसके सुख दुख में शामिल होने का वादा किया था आपने, उसके सुख दुख को पूछिए तो सही। एक दिन अफसोस करने से बेहतर है सच को आज ही समझ लेना कि जिंदगी मुट्ठी में रेत की तरह होती है। कब मुट्ठी से वो निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा।
तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी कहानियां होती हैं जिनको मैं बहुत संवेदना के साथ महसूस करता हूँ, उनको व्यक्त करता हूँ, उनको लिखता हूँ और लोगों को ये संदेश पहुंचाता हूँ, लोगों तक थैंक यू सर। संदेश पहुंचाता हूँ। और मैं अपने स्टूडेंट्स को और अपने सारे जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं उनको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ कि संजय जी और मनथन का जो रिश्ता है, तो जब मैंने उन्हें फोन किया और मैंने कहा कि इस तरह का कुछ सोच रहे हैं तो आप जुड़ना चाहेंगे। संजय जी जो है मेरे पापा के और चाचा के बहुत करीबी हैं, बड़े भाई जैसे, भाइयों जैसा प्रेम है इनमें। तो मैंने जब इस पे तैयारी कर रही थी तो मेरे चाचा ने कहा कि संजय जी से बात करते हैं, तो मैंने कहा वो जुड़ेंगे? तो उन्होंने कहा अरे कैसे नहीं जुड़ेंगे, अभी बात कराते हैं। और मैंने उनको फोन किया और मैंने कहा ऐसा प्रोग्राम है, तो उन्होंने कहा निवृत्ति अब ये तुम्हारा नहीं, ये मेरा कार्यक्रम है। तो ये हमारा कार्यक्रम है और मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिला और आप आज हमारे मंच पर आए, कला मैम, सोनम सब एग्री करेंगे, हमारी तो नाक ऊंची हो गई आप हमारे पास आ गए। शुक्रिया बहुत। और आप लोगों ने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है और मैं हर तरह से आप लोगों के साथ हूँ। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके पापा, आपके चाचा, इनसे मेरा रिश्ता जो है फेसबुक के संसार से जुड़ा है जी। हम फेसबुक से एक दूसरे से मिले और फेसबुक पर हमारे अभी दुनिया में सबसे बड़ा परिवार है हमारा, और हम वर्चुअल वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में हमने उसको कन्वर्ट किया और हम करीब 1 लाख लोग जुड़े हुए हैं। और मैंने इसको बाद में फेसबुक पर शेयर कर दूंगा, इसको जो आपने प्रोग्राम है आप इसका लिंक मुझे दे दीजिएगा, तो कम से कम 10 लाख लोगों तक पहुंच जाएगा। हमारे सारे बच्चे आज ना सोने नहीं वाले हैं। So excited, मतलब मुझे तो we are really blessed to have your presence and children, वो पीछे से इतना ज्यादा हमने इतनी ज्यादा इमोजीज भेज दी कि कुछ तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहे हैं। अब उनसे पूछूंगी भैया इसका अर्थ भी बता दो कि ऐसे वैसे डांस करने वाले चल क्या रहा है। सर वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। और सोनम जी का प्रश्न जरूर आप तक पहुंचेगा और आप जरूर सोनम जी को जवाब दीजिएगा, क्योंकि वो ना एयरपोर्ट के पास रहती है सर, वहां पर क्या है जैमर्स लगे हुए हैं, वो पूरे टाइम अपने घर में अपने इंस्ट्रूमेंट लेके घूमती रहती है। कहाँ प्रॉपर जब वीडियो आ रहा है। सोनम जी आवाज आ रही है क्या? अभी कोशिश कर रहे हो तो पूछ लो सवाल। तो आप सवाल पूछो। सर आ रही है मेरी आवाज? आ रही है आवाज सर? सवाल पूछिए ना। जब आती है तो पूछती रहती है, सवाल पूछना। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मैनेज करते हैं इतने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में? हाँ, कहानी तुमने पूरी नहीं सुनी, बहुत बढ़िया बैलेंस चल रहा है वहां पर। It was a beautiful story. अब बताइए सर, अब तो इसको बताना पड़ेगा क्योंकि ये कहानी भी पूरी नहीं सुनी। कहानी पूरी नहीं सुनी और इन्होंने ये सवाल पूछा है कि मैं कैसे मैनेज करता हूँ। जी, जब आप मोहब्बत में होते हैं तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। मैं अपने काम से मोहब्बत करता हूँ। जब आप दोनों जगह मोहब्बत है सर, वर्क लाइफ, लाइफ इज वाइफ। करते हैं तो आपका सब काम हो जाता है, आप सब कुछ कर लेते हैं। करेक्ट। तो मैं अपने काम से मोहब्बत करता हूँ, अपने आप से भी करता हूँ। थैंक यू सर। ठीक है सोनम जी, आप सुन ली ना? हम उम्मीद कर रहे हैं उसने सुन लिया, क्योंकि देखिए अब इशारे भी नहीं कर रही है। सुन लिया होगा सर उसने। कोई बात नहीं है, कल आप इसको दोबारा लिंक खोल करके फिर से सुन लीजिए। सुन लेगी, सुन लेना, इट्स रिकॉर्डेड। मेरे सवालों का जवाब दो ना। चलिए बहुत थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बहुत अच्छा काम कर थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। सभी लोगों को बहुत सक्सेसफुल रहे आपका प्रोग्राम। सो फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। बाय बाय। शबा है। और अब हमारे इस कार्यक्रम की